सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में जो आपकी एक यूनिट है जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड, उसको हम शुरू कर रहे हैं। ये यूनिट आपकी पहली यूनिट केमिकल बॉन्डिंग के साथ हम पैरेलल चलाएंगे और खत्म करेंगे। तो हम इसके एक एक टॉपिक को क्रम से समझते जाते हैं। ये आज हमारा इस यूनिट का लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, तो यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सी क्लास के लिए है ये? बीएससी सेकेंड सेम के लिए। इवन जो बच्चे 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है। ठीक है, और सभी केमिस्ट्री पढ़ने वाले बंदों के लिए ये यूजफुल है। लेक्चर 1 है इसका। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। हम सीधे पॉइंट में आएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो इन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। ठीक है, जो नीचे दिए गए क्राइटेरिया को, जो नीचे दी गई शर्तों को फॉलो करेगा, वही कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। शर्तें क्या क्या है? सबसे पहली शर्त है, हमारा जो यौगिक है, हमारा जो कंपाउंड है, इट मस्ट बी साइक्लिक। हमारा जो कंपाउंड है उसको कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। अभी फिलहाल हम केवल एरोमेटिक कंपाउंड क्या है उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए? हमारा कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, दूसरी कंडीशन है वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब है उसमें सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेनर होने का मतलब है उसमें लगभग सभी कार्बन कैसे होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। उसमें sp2 संकरण होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। दूसरा बच्चों, अगला हमारे पास क्या कंडीशन है? अगली कंडीशन है उसमें कंजुगेशन होना चाहिए। अभी ये कंजुगेशन क्या है मैं समझाता हूं अभी आपको थोड़ी देर में। कंजुगेशन होना चाहिए, या जिसको रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, और आखिरी कंडीशन है उसको हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल का भी क्या मतलब है उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, ओके। अब हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट को अब हम एग्जांपल समझते हैं। तो एक एक करके याद कर लेंगे हमारे पास क्या क्या कंडीशन है। हमारे पास किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कोई पूछेगा क्यों होता है, क्या है एरोमेटिक कंपाउंड, तो आपने बोलना है कि क्राइटेरिया होते हैं, साइंटिफिक क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, शर्तें होती हैं, वैज्ञानिक शर्तें होती हैं, उनको जो कंपाउंड फॉलो करेंगे वही कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, और क्या है वो शर्तें, क्या है यार? पहली शर्त है साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है प्लेनर होना चाहिए। तीसरी शर्त है कंजुगेशन, यानी कि उसमें पाई बॉन्ड का मोमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का मोमेंट होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉनों का, वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। फिर है हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी समझेंगे। अभी की इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए अभी की इस वीडियो में हम केवल अभी एक एग्जांपल से ये कंडीशन समझते हैं। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं, एग्जांपल उठा लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बेंजीन। ठीक है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है बेंजीन। बेंजीन को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्यों, क्या है आखिर बेंजीन में ऐसा? ठीक है, उसको मैं आपको समझाता हूं। पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा सा बेंजीन है। बेंजीन एग्जांपल हमारा सबसे बेस्ट होता है एरोमेटिक कंपाउंड को समझाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम बेंजीन उठा लेते हैं। इसके अंदर ये पाई बॉन्ड है, मैं पाई बॉन्ड को एक दूसरे रंग से दिखा देता हूँ। चलिए, ये जो हमारे पास ग्रीन कलर के बॉन्ड है ये हमारे पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो बेंजीन का ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं प्यारे बच्चों। क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन में क्या है, सबसे पहले देखो क्या ये इस बेंजीन के आधार पे हम इसको समझ रहे हैं। अगली वीडियो में हम और डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, कॉम्पिटिटिव एग्जांपल देखेंगे।
एंटी एरोमेटिक देखेंगे, हम होमो एरोमेटिक देखेंगे, क्वासी एरोमेटिक भी देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है, और नॉन एरोमेटिक क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल को समझेंगे, जैसे कि हम इसके बाद, अभी आज तो हम एरोमेटिक समझ रहे हैं, अगली वीडियो में एग्जाम्पल समझेंगे और हमारे अगले टॉपिक होंगे एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक किसको बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक किसको बोलते हैं, इसके अलावा हमारा नॉन एरोमेटिक क्या है उसको हम समझेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल हम इस एग्जाम्पल को आधार बना के समझते हैं कि यार एरोमेटिक कंपाउंड बोलते किसको है। चलिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए, तो क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब क्या ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है, हाँ ये क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन इसमें क्या है, एक क्लोज फॉर्म में है, एक साइकिल के फॉर्म में है, ठीक है। और दूसरा कोई एग्जांपल दे सकते हैं, क्या ये साइक्लिक है, हाँ यार ये भी साइक्लिक है, यानी कि चार कार्बन अगर ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये भी साइक्लिक है, क्लोज है। क्या ये साइक्लिक है, हाँ ये भी साइक्लिक है, ठीक है, इसमें हमारे तीन कार्बन आपस में रिंग बना रहे हैं, ठीक है। क्या ये साइक्लिक है, भाई ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसमें ये हमारे पास ऐसा बना दिया, ये साइक्लिक नहीं है, इसमें चार कार्बन तो है लेकिन खुला हुआ है ना यहाँ पे, तो ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन प्लेनर है कि नहीं है उसको देखना है। प्लेनर है कि नहीं है इसको देखने के लिए आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कार्बन एक अगर पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कार्बन है हमारा, ये कार्बन है, कार्बन ये एक पाई बॉन्ड, एक ग्रीन बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, ऑर्बिटल्स जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ऑर्बिटल्स जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, सर से ओवरलैपिंग करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कोई पूछेगा पाई बॉन्ड क्या है, तो जब कक्षक, परमाणु के कक्षक क्या कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, साइड से अतिव्यापन कर रहे हैं, अतिव्यापन ही कहते हैं इसको, तो वो पाई बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड क्या है, जब कक्षक सिर से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर दो बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अगर तीन बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एक सिग्मा होगा, बाकी ये दोनों पाई होंगे, ठीक है। तो एटम्स के बीच में दो एटम के बीच में हमेशा एक ही सिग्मा होता है और बाकी सब क्या होते हैं, पाई होते हैं अगर है तो। दो एटम के बीच में क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही सिग्मा पॉसिबल है, बाकी सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, पाई होंगे, ठीक है। तो ये दो एटम है, इन दोनों के बीच में ये क्या है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ठीक है। ओके, अब इन दोनों एटम को देखो, इन दोनों एटम के बीच में क्या है, ये सिग्मा होगा। तो दो एटम के बीच में हमेशा क्या होता है, दो एटम जब भी कोई बॉन्ड बनाते हैं तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, फिर बाद में पाई बनता है। तो ये दोनों के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा और पाई, बाकी ये सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 सिग्मा बॉन्ड लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, तो देख लेना। और यहाँ पे तीन हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। चलो ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, साइक्लिक है। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि जब कार्बन एक कोई कार्बन अगर एक पाई बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है ना, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है। तो अगर कोई कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है कहीं पर, एक एक ओनली वन वन पाई बॉन्ड, ठीक है, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो यार ये कार्बन देखो ना, ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक हो गया। इस कार्बन को देखते हैं, ये भी तो एक ही पाई बॉन्ड बना रहा है इस तरफ, ये तो सिग्मा है, ये तो सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो ये ग्रीन वाला जो मैंने दिखाया वो क्या था, पाई था, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो यहाँ पर ये हमारे जो कार्बन है, ये जो कार्बन है हमारा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ये वाला कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये वाले कार्बन को देखो, ये वाले कार्बन को देखो, देखो भाई इस कार्बन को देखो, ये कार्बन देखो, ये कार्बन, ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, ठीक है। तो यहाँ पे हर कार्बन क्या कर रहा है, एक एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हर कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हर कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। तो अगर आपके रिंग के अंदर सभी एटम क्या होंगे, सभी एटम अगर आपकी रिंग के अंदर, अरे अरे अरे, ठीक है, सभी एटम अगर आपकी रिंग के अंदर, इसको पाई बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर आपके रिंग के अंदर सभी परमाणु, सभी एटम अगर रिंग के अंदर
sp2 है, यानी या लगभग लगभग 90% से ज्यादा sp2 है। 4 में से 3 sp2 है, 5 में से 4 sp2 है। अगर सभी कार्बन sp2 होंगे तो फिर हमारा वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, वहां पे हम सॉरी वहां पे हाइब्रिडाइज फिर से मैं एक बार बोलता हूं। अगर सभी कार्बन हमारे क्या होंगे, sp2 होंगे, अगर सभी कार्बन हमारे sp2 होंगे तो ये हमारी जो रिंग होगी ये प्लेनर हो जाएगी। ये रिंग कैसी हो जाएगी, ये रिंग हमारी प्लेनर हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर से समझ लो, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। कैसे पहचाना, एक एक पाई बॉन्ड सबके बीच में, हाँ भैया पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो sp2 है, तो सभी के सब sp2 होंगे। तो ऐसे में हमारी रिंग कैसी हो जाएगी, प्लेनर, यानी कि चपटी हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब कंजुगेशन का मतलब क्या है, कंजुगेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। कंजुगेशन का मतलब पाई बंद का अपनी जगह को बदलना, पाई बॉन्ड का अपनी पोजीशन को चेंज करना कंजुगेशन है। पाई बॉन्ड कब कब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि अगर कहीं पे 3 एटम है, अगर कहीं पे 3 एटम है, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, ए बी और सी, ये 3 एटम है। ठीक है, ये आपका पाई बॉन्ड है, उससे आगे वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, समझ गए। 3 एटम अगर आपको दिखेंगे, 3 एटम अगर आपको दिखेंगे और पाई बॉन्ड से आगे वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड अपनी जगह बदलेगा। याद रखना, रट लेना इसको। कैसे बदलेगा अभी हम नहीं समझ रहे इस बात को, बस आप समझ लेना कि बदलता है वो। ठीक है, आगे चला जाएगा ये। तो जब पाई डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर कंजुगेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, कंजुगेशन होगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे, अगर डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे, ये डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे अगर माइनस चार्ज होगा, तब भी पाई बॉन्ड अपनी जगह बदलता है, यानी कि यहाँ पर भी कंजुगेशन होता है। अगर डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे इलेक्ट्रॉन होगा, देखो डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम की कहानी हो रही है ना, तो अगर डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे एक इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर भी कंजुगेशन होगा। अगर डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम के पास भी डबल बॉन्ड है आगे को कहीं, जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इससे आगे वाले एटम के पास भी आगे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदलते हैं, यहाँ पर भी कंजुगेशन होता है। ठीक है, तो नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, एक बार फिर से याद कर लो। मैं यहाँ पे आप उसको आपको लेजर से लिख लिख के समझाता हूँ, उसको मिटा देते हैं, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, कल रूल को भी अभी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला आपको कि अगर हमारे पास 3 एटम है, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, डबल बॉन्ड से आगे वाले भी पॉजिटिव हुआ, कंजुगेशन होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड से आगे वाले के ऊपर माइनस चार्ज है तो बोलोगे कंजुगेशन होगा। डबल बॉन्ड से आगे वाले पे इलेक्ट्रॉन है, तुम बोलोगे कंजुगेशन होगा। और डबल बॉन्ड से आगे वाले के पास भी डबल बॉन्ड है, तब भी कंजुगेशन होगा। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड से आगे भी अगर एक डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, ये दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, और आगे वाले एटम के पास भी तो डबल बॉन्ड है ना, ये ऐसे रिंग में देखो ना आप, कहीं भी मिला लो आप, ये ए है, ये बी है और ये सी, ऐसे मिला लो। ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है और ये सी के साथ आगे को डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कंजुगेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ए है, बी है, सी है, तो ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है और सी के पास भी आगे डबल बॉन्ड है ना, कंजुगेशन होगा। ये ए है, बी है और सी है, ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है और आगे वाले के पास भी डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन होगा। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, ये भी क्या है, सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। आखिरी कंडीशन है हकल रूल। हकल रूल क्या होता है, हकल रूल का मतलब है अगर किसी किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n, अरे, अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 है। ठीक है, 4n+2 का मतलब क्या होता है, ये मैं यहाँ पे फटाफट आपको रटा देता हूँ। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 का मतलब क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। फिर से समझ लो, किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 है, तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल हकल रूल को फॉलो कर रहा है। वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो कितने होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4n+2। अब ये इसका कैसे, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे n का मान अब जीरो रखो, जीरो रखना है, फिर एक रखना है, दो रखना है, तीन रखना है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एन का मान जीरो रखोगे तो कितना जाएगा, 4 जीरो जा जीरो +2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे।
n का मान 1 रखोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 2 यानी कि 6। n का मान 3 रखोगे तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 4, n का मान कितना रखा हमने, 1 रख दिया तो 2 रखो, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 हो सकते हैं। n का मान आप यहाँ पे क्या रखो, n का मान अब रखो, कितना रख दिया हमने, 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, n का मान 3 रखो यहाँ पे, तो 4 3 या 12, 12 प्लस 1 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर उस मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, याद रखना 2 6 8 14, इसके आगे भी हो सकते हैं। आप यहाँ 5 रखोगे तो फिर 4 रखोगे तो फिर आगे आ जाएगा 4, 4 रखोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट समझा दूंगा, तो 18 या 18 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 14 है, या 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहते हैं यार उसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जहां n का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में इतने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 6 8 14 18, तो हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल 4n प्लस 2 को, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, उसके पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा मॉलिक्यूल हम कहते हैं हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल कहते हैं हम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख लो भैया कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये किसको फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आपको डिफिकल्ट लगेगा तो सबसे आसान तरीका क्या करना, आप कहाँ पर ये 4n प्लस, ये कहाँ नंबर याद करते रहोगे यार, ठीक है, या कहाँ पर आप निकालोगे कि यार 2 है 6 है, या ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे आप पता करोगे। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद कर लो, आप एकदम इजी बता रहा हूँ, एकदम इजी। आप ये याद कर लो कि अगर पाई बॉन्ड क्या बोल रहा हूं मैं, अगर पाई बॉन्ड विषम है, अगर पाई बॉन्ड क्या है, विषम यानी कि ऑड नंबर है पाई बॉन्ड का, तो वो ऑटोमेटिकली 4n प्लस 2 उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली 4n प्लस 2 होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और वो हक्कल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर किसी में पाई बॉन्ड क्या है, विषम है, तो वो 4n प्लस 2 पाई सिस्टम होगा, वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से क्या इसमें विषम है पाई बॉन्ड, 1 2 3, हाँ भैया पाई बॉन्ड तो इसमें विषम है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये सभी चीजों को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी हो रहा है इसमें, हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो बेंजीन क्या हो गया हमारा, इन सभी क्राइटेरिया को हकल रूल, ये बेंजीन फॉलो कर रहा है, और ये बेंजीन क्या हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में और एरोमेटिक्स एग्जाम्पल के बड़े डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे, और हम एंटी एरोमेटिक और अदर एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।